नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत के साथ साथ हम चाइना और पाकिस्तान इन दो देशों के संदर्भ में भारत की भी तुलना करेंगे और इन दोनों देशों की तुलना करके हम क्या करेंगे, इनके विकास के जो भी अनुभव रहे हैं, विकास के लिए जो भी इन्होंने रणनीतियां अपनाई है, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वैसे तो ये जो चैप्टर है वो मैं आपको 2 पार्ट्स में ही प्रोवाइड कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है। और जैसे हम चाइना की अगर बात करें तो 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर हम विकास की बात करें तो इन्होंने एक साथ ही इन्होंने विकास करना शुरू किया था। जैसे कि आप अगर इंडिया की बात कर लो तो इंडिया की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 में लागू हुई थी, चलाई गई थी। इसी तरीके से आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने भी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया और ये 1953 में अपनाया था। पाकिस्तान की आप बात करें तो 1956 में अपनाया था। तो मतलब आसपास में उन्होंने क्या किया था, अपने विकास के लिए रणनीतियां बनाना शुरू किया था। जैसे कि आप भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। साथ ही साथ आप अगर चाइना की बात करेंगे तो इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके तीनों ही देशों ने जो भी अपनी विकास की रणनीति आज मतलब अपनी आज़ादी के समय से आज तक जो भी रणनीतियां उन्होंने अपनाई है उसके बारे में हम डिटेल में अब आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आगे के टॉपिक समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत का विकास पथ जो रहा है, विकास के लिए जो भी रणनीतियां भारत ने अपनाई है, इससे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज़ादी के बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि समृद्धि के लिए हमने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियत आप सभी जानते हैं कि इसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की ही विशेषताएं होती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत ने क्या किया, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। ज़्यादातर जो बड़े उद्योग धंधे थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही चलाए गए थे। बाकी छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे उसको निजी क्षेत्र में रखा गया था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का जो दबदबा था वो ज़्यादा था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का मेन पर्पस था, सरकार का मेन पर्पस था एक समाजवादी देश की स्थापना करना, है ना, समतावादी समाज की स्थापना करना एक मुख्य पर्पस रहा था हमारा, ठीक है। लेकिन देखिए, विकास के लिए जो हमने नीतियां अपनाई, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, हमने पंचवर्षीय योजना को अपनाया, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ नहीं, है ना। हमने, आपको पता है कि खेती में समृद्धि के लिए हमने हरित क्रांति को अपनाया है ना। उद्योग धंधों की में के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो सार्वजनिक ऋण था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते जा रहे थे, है ना। 1990 से पहले तक की अगर आप बात करिए तो बहुत ज़्यादा ये समस्याएं देखने को मिल रही थी। इसी वजह से आप सभी को पता है कि 1991 में भारत की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी। और फिर हम उस समय हमने क्या किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने निजी क्षेत्र को सौंप दिया, है ना। बहुत सारे उद्योग धंधों को निजी क्षेत्र में बेच दिया गया था। और हमने 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीति है उसको हमने अपनाया था, है ना। इसी के साथ जो समस्या आ रही थी उसके, आपको पता है कि भारत में जो भी योजना वगैरह बनाती है डेवलपमेंट के लिए, जो भी योजनाएं बनाती है वो योजना आयोग है। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में इस आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इंडिया के बारे में था। अब हम चीन के विकास की जो नीति है, चीन का जो विकास पथ है उसको हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो चीन है, चीनी गणराज्य की स्थापना जो हुई 1949 में हुई। 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना होने के बाद यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे पूरी तरीके से नियंत्रण रहा सरकार का, है ना। मतलब सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण रहा, यानी कि इसको हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं, या समाजवादी अर्थव्यवस्था रही। यानी कि संसाधनों पर पूरा जो स्वामित्व था वो राज्य का था, सरकार का था। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सभी ये सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जा रहे थे, राज्य के द्वारा लिए जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आप चाइना की अगर विकास पॉलिसी को अगर आप समय अवधि में बांटेंगे तो 2 टाइम पीरियड में बांटा जाता है। इसमें जो मेन जो डेट है 1978 का है ना, 1978 का जो डेट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1978 से पहले और 1978 के बाद, ये 2 समय काल में वहाँ के विकास की जो रणनीति है उसको हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम 1978 से पहले उन्होंने जो नीति अपनाई थी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 1978 से पहले उन्होंने क्या नीति अपनाई, उस नीति को हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक तरीके से अभियान था, ये अभियान चलाया गया था। क्या नाम मैंने बोला आपको, ग्रेट लीप फॉरवर्ड।
इसके तहत क्या हुआ कि भाई जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी लोगों के घर थे, उनके घर के पीछे, सभी लोगों के घर के पीछे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कहा गया। छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की गई सभी लोगों के घर के पीछे, ठीक है। और औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इसी के साथ साथ कम्यून पद्धति से खेती की शुरुआत की गई। इसको हम संयुक्त खेती भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता था कि किसानों को समूह में बांटकर खेती करने के लिए कहा जाता था। इससे क्या है कि भाई किसान समूह में खेती कर रहे हैं तो अपने संसाधनों का, उनके पास जो भी औजार मतलब हथियार कह रहा हूँ, जो भी उनके पास औजार है उसका इस्तेमाल वो सही से कर सकते थे, एक साथ मिल के कर सकते थे, ठीक है। दूसरी जो नीति अपनाई गई वो है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई। और ये जो क्रांति है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे माओ जुडोंग, ठीक है, उनके द्वारा शुरू की गई थी। और ये इसका जो समय अवधि रहा 1965 से लेके 1976 तक रहा था। इसके तहत क्या हुआ कि जितने भी मतलब छात्र थे या जो विशेषज्ञ थे, उनको विशेषज्ञता हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया, ठीक है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ चाइना की अर्थव्यवस्था को। अब देखिए 1978 के बाद जो उन्होंने नीति अपनाई चाइना ने, उसने ही उसकी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। क्योंकि 1978 से पहले क्या था, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, व्यापार वगैरह दूसरे देशों के साथ नहीं करते थे, है ना। जो भी चीज़ें करते थे देश के अंदर ही, देश के संसाधनों का इस्तेमाल देश के अंदर ही करेंगे, ऐसा नीति अपना रखा था। लेकिन 1978 में उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई, है ना, जिसने एफडीआई को बढ़ावा दिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। बहुत सारी विदेशी कंपनियां आके चाइना में उद्योग धंधे लगाने लग गए। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1978 के बाद भी उन्होंने जो विकास की नीतियां अपनाई उसकी दो अवस्थाएं हैं, है ना। पहली अवस्था में उन्होंने क्या किया, खेती को बढ़ावा दिया, है ना। पहले आपको पता है कि 1978 से पहले वहां पे संयुक्त खेती प्रणाली थी, जिसको खत्म कर दिया गया। अब किसानों को मतलब कि जमीनों को एक तरीके जमीन का मालिक तो भाई सरकारी था कहीं ना कहीं, लेकिन खेती जो है वो निजी हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से जो एक किसान है उसके हाथों में मतलब खेती सौंप दी गई। अब वो खेती करेगा और जो भी मतलब उत्पादन होगा उसको वो बेच सकता है, ठीक है। इस तरीके से खेती को बढ़ावा दिया गया, खेती का निजीकरण किया गया कहीं ना कहीं, इस बात को हम कह सकते हैं। दूसरा जो किया गया, दूसरी अवस्था में उन्होंने क्या किया, उद्योग धंधों के विकास पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। उद्योग धंधों के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, सस्ते दाम पे बिजली वगैरह उपलब्ध करा दिए। जो भी उद्योग धंधों की मतलब एक तरीके से ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों पे उपलब्ध करा दिए। विशेषकर उन्होंने उद्योग धंधों की स्थापना के लिए एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी पिछड़ा हुआ इलाका है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो, बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध करा दो, ताकि विदेशी कंपनियां आके अपने उद्योग धंधे वहाँ पे स्थापित करें, है ना। जैसे कि इंडिया में भी ऐसा हुआ है, नोएडा की आप बात कर लो तो वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। और आप देखेंगे कि दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि डेवलपमेंट वहाँ पे कितना ज़्यादा तेजी गति से हो रहा है। वहाँ पे कितनी सारी विदेशी कंपनियां आगे अपने उद्योग धंधे स्थापित कर रही है, ठीक है। तो ये चाइना की विकास पॉलिसी थी जिसको हमने समझ लिया है। अब हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ, मतलब एक नया देश बना। और आज़ादी के बाद उसने भी अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो इंडिया ने जैसे अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, उसने भी सेम मॉडल को अपनाया था, जिसमें आपको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को उसने भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन की नीति उसने अपना रखी थी। वहाँ पे भी हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसने मतलब खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एफडीआई को जानते थे कि भाई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहुत ज़रूरी है, तो एफडीआई को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई थी। देखिए वैसे पाकिस्तान ने जो अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1988 में लाया था, ठीक है। 1988 में इसकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और उसके बाद उसने भी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीतियाँ है उसने अपना लिया था। तो कुल मिला के आप अगर इन निष्कर्ष पे हम क्या पहुंचते हैं कि तीनों ही देशों की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, है ना। चाइना ने कौन सी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, यहाँ पे निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया गया था। लेकिन जरूरत पड़ी तो इन सभी देशों ने क्या किया, वैश्वीकरण की नीति अपनाई, खुले द्वार की नीति इन सभी देशों ने अपना ली थी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इन तीनों ही देशों की जो विकास की जो रणनीतियाँ थी उसको हमने समझा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम तुलना करेंगे, है ना। हम विकास की जो भी नीतियाँ उन्होंने चलाई उसके आधार पे हम जो कुछ डाटा है, डाटा के आधार पे हम क्या करेंगे,
इन तीनों ही देश की तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।